यहाँ पर हम देखते हैं व्हेन द स्लिप ऑफ इंडक्शन मशीन इज नेगेटिव। अगर इंडक्शन मशीन की स्लिप जो है वो नेगेटिव हो जाती है तो इंडक्शन मशीन जो है हमारी जनरेटर की तरह वर्क करने लग जाएगी। ठीक है, इंडक्शन मशीन हमारी कैसी काम करेगी? जनरेटर की तरह काम करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, if the SF is the full load slip and SM is the slip for maximum torque। अगर हमारा SF क्या है? फुल लोड स्लिप है और SM जो है हमारा मैक्सिमम टॉर्क पर स्लिप है, देन द रेशियो ऑफ फुल लोड टॉर्क टू मैक्सिमम टॉर्क। तो फुल लोड टॉर्क से मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो क्या होगा वो हमें निकालना है। तो फुल लोड टॉर्क से मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो होगा, वो होगा 2SF SM डिवाइड बाई SM स्क्वायर प्लस SF स्क्वायर। ये होगा रेशियो ऑफ फुल लोड टॉर्क टू दी मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इफ SST इज द स्टार्टिंग स्लिप एंड SM इज द स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क। तो रेशियो क्या होगा स्टार्टिंग टॉर्क टू मैक्सिमम टॉर्क का। तो ऐसी सिचुएशन में जो रेशियो होगा स्टार्टिंग टॉर्क टू मैक्सिमम टॉर्क वो होगा 2SM डिवाइड बाई SM का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन है, when the induction motor is loaded from no load to full load इट्स स्पीड एंड स्लिप क्या होगी। अगर इंडक्शन मोटर को पहले नो लोड पे थी, नो लोड से हम ले जा रहे हैं इंडक्शन मोटर को फुल लोड पर, किस पर ले जा रहे हैं? फुल लोड पर। तो इसकी स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा? स्पीड यहाँ पर डिक्रीज होगी और स्लिप यहाँ पर इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एन इंडक्शन मोटर वहीं लोडेड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। इंडक्शन मोटर है, नो लोड से फुल लोड लोडेड कर रहे हैं। इसका स्लिप आल्सो वेरी फ्रॉम, मतलब स्लिप जो है वो डिक्रीज होती है। स्लिप है S1 से S0 वेरी होती है। देन द टॉर्क इन द लो स्लिप रीजन एंड हाई स्लिप रीजन। लो स्लिप रीजन में टॉर्क क्या होगी और हाई स्लिप रीजन में टॉर्क क्या होगी? लो स्लिप रीजन में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्लिप के, मतलब स्लिप हमारी लो रहेगी तो टॉर्क भी हमारी लो रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि स्लिप हमारी 1 से 0 तक वेरी करती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि टॉर्क जो है लो स्लिप रीजन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रहेगी हाई स्लिप रीजन में। नेक्स्ट देखें, द कर्व ऑब्टेन्ड बाय द प्लॉटिंग टॉर्क अगेंस्ट स्लिप फ्रॉम S इक्वल टू 1 टू S इक्वल टू 0। मतलब स्लिप जो है S इक्वल टू 1 से S इक्वल टू 0 तक आप स्लिप दे रहे हैं, तो कर्व यहाँ पर ऑब्टेंड किया जाता है प्लॉटिंग टॉर्क अगेंस्ट द स्लिप फ्रॉम S इक्वल टू 1 टू S इक्वल टू 0 इज कॉल्ड टॉर्क स्लिप प्रोसेस। तो उसको हम क्या कहते हैं? टॉर्क स्लिप प्रोसेस कहते हैं। द नेचर ऑफ ग्राफ इन द लो स्लिप रीजन एंड इन द हाई स्लिप रीजन इज। तो नेचर ऑफ ग्राफ क्या रहेगा लो स्लिप रीजन और हाई स्लिप रीजन में? अगर हम कर्व प्लॉट कर रहे हैं, स्लिप हमारी S1 से S0 तक हो रही है, टॉर्क स्लिप प्रोसेस को कहते हैं। तो टॉर्क स्लिप प्रोसेस में लो स्लिप रीजन में स्ट्रेट लाइन रहेगी और हाई स्लिप रीजन में ये रेक्टेंगुलर पैराबोला हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, इफ द इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटिंग एट ए पॉइंट इन हाई स्लिप रीजन देन द मोटर विल बी। तो मोटर हमारी अनस्टेबल हो जाएगी। अगर इंडक्शन मोटर हाई स्लिप रीजन में किसी पॉइंट पर ऑपरेट हो रही है तो मोटर हमारी क्या हो जाएगी? अनस्टेबल हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, जैसे
टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क प्रोड्यूस की जाती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्क्वायर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्क्वायर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है टॉर्क। मतलब टॉर्क जो प्रोड्यूस होती है इंडक्शन मोटर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्क्वायर ऑफ इस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर। फॉर मैक्सिमम टॉर्क द ओनली पैरामीटर विच कंट्रोल द टॉर्क इज स्लिप, द मैक्सिमम टॉर्क इज, तो मैक्सिमम टॉर्क है वो इंडिपेंडेंट होती है रोटर रेजिस्टेंस से, तो मैक्सिमम टॉर्क आपकी रहेगी इंडिपेंडेंट होएगी रोटर रेजिस्टेंस से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्लिप टाइम इन रोटर रेजिस्टेंस। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, यहाँ पर ये सही है, इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखें, जैसे हम देखें यहाँ पर ए 400 वोल्ट 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर हैज ए रोटर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस पर फेज इक्वल टू 0.02 ओम, 0.02 ohm and 0.2 ohm respectively. Then the slip at which maximum torque occur and the corresponding maximum torque is, assuming that stator to rotor turn ratio is 6, stator to rotor turn ratio है वो 6 है, 4 पोल 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर दे रखी है, उसका रोटर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस पर फेज इक्वल टू दे रखा है 0.02 ओम एंड 0.2 ओम रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे मैक्सिमम टॉर्क अकर एंड करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम टॉर्क, तो वो होगी 10% और 159.08। तो इसको हम न्यूमेरिकल को बाद में सॉल्व करेंगे जब हमें टाइम मिलेगा। नेक्स्ट देखें, इन टर्म ऑफ स्लिप द एक्चुअल स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो एक्चुअल स्पीड जो है इंडक्शन मोटर की स्लिप की टर्म में कैसे एक्सप्रेस की जाएगी, ns अपॉन s माइनस 1, ये हमारी एक्चुअल स्पीड रहेगी। एक्चुअल स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ns अपॉन s माइनस 1। नेक्स्ट देखें, इफ ए वोल्टमीटर व्हेन कनेक्टेड टू रोटर ऑफ द इंडक्शन मोटर, अगर एक वोल्टमीटर हम कनेक्ट कर देते हैं इंडक्शन मोटर के रोटर में, अगर वोल्टमीटर हम कनेक्ट कर देते हैं इंडक्शन मोटर के रोटर में तो ये 150 ऑसिलेशन पर मिनट देता है एंड स्टेटर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर क्या होगी 5% होगी। न्यूमेरिकल जो है ये बाद में सॉल्व करेंगे हम। जैसे वोल्टमीटर यहाँ पर इंडक्शन मोटर के रोटर में कनेक्ट किया गया है यहाँ पर, ठीक है, और 150 ऑसिलेशन पर मिनट ये दे रहा है, स्टेटर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। स्लिप क्या होगी इंडक्शन मोटर की वो यहाँ पर पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो ये 5% होगी, सॉल्यूशन हम बाद में देखेंगे इसका। नेक्स्ट देखें, फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर 2 रोटर फ्रीक्वेंसी आर गिवन बाई, और 2 रोटर फ्रीक्वेंसी है, एक तो एस एफ से दी जाएगी और एक 2 माइनस एस इंटू एफ से दी जाएगी, एक एस एफ से दी जाएगी, एक जाएगी 2 माइनस एस इंटू एफ से, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन इंडक्शन मोटर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला फैक्टर क्या है, द पार्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विच रिएक्ट विद द रोटर एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। तो यहाँ पर जो टॉर्क प्रोड्यूस की जाती है इंडक्शन मोटर में वो ईएमएफ पर भी डिपेंड करती है। कौन सी ईएमएफ पर, जो ईएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हुआ है विच रिएक्ट विद रोटर, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब रोटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और वो ईएमएफ का कनेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस से होता है। दूसरा,
मैग्नीट्यूड ऑफ रोटर करंट इन रनिंग कंडीशन, मतलब कि रनिंग कंडीशन में रोटर करंट का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, उस पर भी टॉर्क डिपेंड करेगा। और तीसरा है द पावर फैक्टर ऑफ रोटर सर्किट इन रनिंग कंडीशन, मतलब रनिंग से कंडीशन में रोटर सर्किट का पावर फैक्टर क्या है वो उस पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए 3 फेज 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इसमें 6 पोल हैं स्टेटर पर और 4 पोल हैं रोटर पर। तो मशीन किस तरीके से रन करेगी? मशीन हमारी देखिए 120 एफ बाई पी से हम निकालें, एफ की वैल्यू 50 है और पी की वैल्यू 6 पोल और 4 पोल रोटर पे है। अगर हम 6 का भाग देते हैं, क्योंकि जो स्टेटर पर पोल रहेंगे उसके हिसाब से हम आरपीएम निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 20, मतलब कि 5 दूनी 10, 1000 आरपीएम। रोटर पर पोल रहते हैं उसके बेस पे नहीं निकालते हैं हम, मशीन का जो स्पीड है वो हम स्टेटर के बेस पर, यानी स्टेटर पर जो पोल रहेंगे उसके बेस पर हम निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दी रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर की रोटर जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो स्लिप टाइम सप्लाई फ्रीक्वेंसी रहती है। तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखें, दी रोटर रेजिस्टेंस पर फेज ऑन स्टैंड स्टिल एंड रोटर रिएक्टेंस पर फेज ऑन स्टैंड स्टिल ऑफ इंडक्शन मोटर इज, मतलब कोई इंडक्शन मोटर है उसका रोटर रेजिस्टेंस पर फेज स्टैंड स्टिल में क्या होगा और रोटर रिएक्टेंस पर फेज स्टैंड स्टिल की कंडीशन में क्या होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं स्टैंड स्टिल कंडीशन की, इंडक्शन मोटर के स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो रोटर रेजिस्टेंस है वो हमारा सेम रहता है स्लिप टाइम्स दी रोटर रिएक्टेंस, मतलब सेम एज रोटर रेजिस्टेंस एट स्टैंड स्टिल एंड स्लिप टाइम्स रोटर रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल। तो रोटर रेजिस्टेंस तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन रिएक्टेंस जो है हमारा रोटर का रिएक्टेंस वो स्लिप टाइम हो जाएगा स्टैंड स्टिल कंडीशन में। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर दिया हुआ है नेचर ऑफ रोटर पावर फैक्टर इन रनिंग कंडीशन, रनिंग कंडीशन में रोटर पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एट स्टार्ट स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इज, स्टार्ट में स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर क्या रहेगी? 1 रहेगी। स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इज 1। स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर विल बी 0, तो स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर है कभी भी 0 नहीं हो सकती, मतलब 1 से ही स्टार्ट होती है। A 4 pole 3 phase 50 hertz star connected induction motor run at full load of slip for 5%, तो फुल लोड स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर क्या होगी? तो 120 एफ बाई पी से हम निकाले 120 एफ, एफ की वैल्यू 50 डिवाइड बाई पी, पी 4 है, 4 से 3 बार मतलब 1500 आ रहा है, लेकिन 5% स्लिप भी है तो 95% इसका निकाल देंगे। 5 से 2 बार, 5 से 19 बार या 5% स्लिप हम निकाल देते हैं, तो 5% इसमें से निकाल देते हैं, 1500 का 5% निकाल दें, 15 5 75, मतलब 1425 हमारी स्पीड रहेगी। तो 1425 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, 50 हर्ट्ज 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, 6 पोल स्टेटर पर, 4 पोल रोटर पर है, तो मशीन की स्पीड क्या रहेगी? वही सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पर 120 एफ बाई पी, लेकिन 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो मशीन यहाँ पर रन ही नहीं करेगी, क्योंकि 120 एफ वाई पी 1000 आरपीएम आ रहा है, लेकिन ये मशीन रन नहीं करेगी क्योंकि 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर दे रखी है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ था? 50 हर्ट्ज 3 फेज जो है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम,
इक्वेशन देखा था हमने यहाँ पर स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर दे रखी थी। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, दोनों अलग अलग हैं तो वो रनिंग नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द स्पीड कंट्रोल ऑफ स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, अगर हमें स्पीड कंट्रोल करनी है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की तो मोस्ट सुटेबल मेथड कौन सा है? रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल से हम स्पीड है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की वो कंट्रोल कर सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन रोटर इज सो एज अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, दिस इज गिवन बाई। तो ये लेंज लॉ के द्वारा ये दिया गया है कि लेंज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट रोटर के अंदर जो होती है वो अपोज करती है खुद के प्रोड्यूस होने का, मतलब जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है उसका ये अपोज करती है तो वो हमारा लेंज लॉ कहलाएगा। नेक्स्ट देखें। इफ द रोटर ऑफ मशीन कैचेज द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मशीन फील्ड देन द मोटर विल बी, तो मोटर इवेंचुअली यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। अगर हमारा रोटर ऑफ मशीन है वो कैच कर लेता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को तो मोटर विल इवेंचुअली स्टॉप। नेक्स्ट हम देखें। स्लिप स्पीड ऑफ मोटर डिसाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द रोटर करंट which is turn decided the torque produced. If ns is the synchronous speed and n is the motor speed in rpm, तो स्लिप क्या होगी हमारी? ns माइनस एन होगी। क्या होगी? ns माइनस एन, ये हमारी स्लिप का फार्मूला रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं स्क्वायर केज रोटर। स्क्वायर केज रोटर बार आर यूजुअली ब्रेज टू एंड रिंग, मतलब एंड रिंग में उनको ब्रेज किया गया है। स्क्वायर केज जो भी रोटर रहेंगे हमारे एंड रिंग पर ब्रेज किया गया है। तो एंड रिंग हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एंड रिंग की वजह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो अच्छी मिलती है, इसलिए हम एंड रिंग यहाँ पर यूज करते हैं। स्लॉट ऑफ स्क्वायर केज मोटर आर जनरली स्क्यूड टू, मतलब स्क्यू में क्यों किया जाता है? स्लॉट में, स्क्वायर केज वाइंडिंग में या स्क्वायर केज जो रोटर रहता है उसमें स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? पहला तो उसकी वजह से मैग्नेटिक हम रिड्यूज होगा, दूसरा इसकी वजह से मैग्नेटिक लॉकिंग है वो रिड्यूज हो जाएगी, और तीसरी इसकी वजह से मोटर का जो ऑपरेशन है वो स्मूथ हो जाएगा। तो इस वजह से हम एक्सक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हम देखें। दी वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर गिव्स, तो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर है वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क देगी। क्या देगी आपको? हाई स्टार्टिंग टॉर्क देगी। दी स्लिप रिंग और बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन, तो स्लिप रिंग और बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर है वो हमारी लिफ्ट और क्रेन में यूज की जाती है। स्लिप रिंग और बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है वो लिफ्ट में यूज की जाएगी, बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर है वो हमारी क्रेन्स में यूज की जाएगी। नेक्स्ट देखें। डीसी शंट मोटर आर कॉमनली यूज्ड, तो डीसी शंट मोटर हम कहाँ पे यूज करते हैं? लेथ मशीन में हम डीसी शंट मोटर का यूज करते हैं। For DC series motor, if Is is the armature current, then torque developed is, तो टॉर्क डेवलप होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी आर्मेचर करंट के स्क्वायर के, इसके अंदर डीसी सीरीज मोटर में होगी है। ठीक है, ठीक है, ये बात है।
यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, क्विज क्यूबिक ब्लेजर, देखे क्या है ये क्यूबिक ब्लेजर। क्यूबिक ब्लेजर इसको लगा देते हैं यहाँ पर, अभी देखते हैं क्यूबिक ब्लेजर क्या है। अरे ये कैसा ब्लेजर है, इसको चल ठीक है। नेक्स्ट हम देखें नेगेटिव नेगलेक्टिंग सेचुरेशन, मतलब सेचुरेशन को आपको नेगलेक्ट कर लेना है। नेगलेक्टिंग सेचुरेशन ये नहीं करना है। Neglecting saturation. If the current drawn from the DC series motor is increased from 15 एम्पियर टू 18 एम्पियर, मतलब करंट जो ड्रॉन है वो 15 एम्पियर से 18 एम्पियर तक इंक्रीज हो रही है डीसी सीरीज मोटर के अंदर, जहां पर हम सेचुरेशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर टॉर्क में जो इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन दी टॉर्क एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ इनिशियल टॉर्क विल बी 44%, मतलब इनिशियल टॉर्क है वो टॉर्क में 44% का यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट देखें जैसे ये क्वेश्चन रह गया था हमारा, ये क्या दिक्कत है। बत्तीस 33 तक तो पहुंच गए थे हम। ये हो गया, ये हो गया, ये क्वेश्चन था। ए 4 पोल 240 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर, वेव बाउंड आर्मेचर है इसके अंदर, जिसके अंदर 180 कंडक्टर हैं। द आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड द फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर, आर्मेचर रेजिस्टेंस और फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर 0.10 ओम और 0.2 ओम दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली। मोटर इज ड्राइंग 40 एम्पियर करंट एंड 0.15 वेबर पर पोल। तो स्पीड अंडर द कंडीशन क्या रहेगी, यहाँ पर स्पीड निकाला हुआ है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। तो जैसे यहाँ पर हम देखें टॉर्क डेवलप्ड इन डीसी शंट मोटर, तो डीसी शंट मोटर में जो टॉर्क डेवलप होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है आर्मेचर करंट के। नेक्स्ट देखें फॉर द कांस्टेंट टॉर्क लोड इफ द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी शंट मोटर इज डबल्ड, अगर कांस्टेंट लोड है हमारा, टॉर्क लोड कांस्टेंट है और आर्मेचर रेजिस्टेंस है शंट मोटर का, उसको हम डबल कर देते हैं, शंट फील्ड कांस्टेंट रखते हैं, तो आर्मेचर करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आर्मेचर करंट है वो सेम रहेगी, आर्मेचर करंट पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ पर। यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस शंट मोटर का अगर डबल कर देंगे, कांस्टेंट टॉर्क लोड है और शंट फील्ड का को भी कांस्टेंट रख रहे हैं, तो आर्मेचर करंट हमारी सेम रहेगी। नेक्स्ट देखें जैसे कि 4 पोल 220 वोल्ट 40 एचपी डीसी शंट मोटर रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ 320 आरपीएम, तो डेवलप्ड यूजफुल टॉर्क क्या रहेगी, ये डेवलप्ड यूजफुल टॉर्क रहेगी 219.484, ये हम बाद में सॉल्व करेंगे। इफ ए शंट मोटर इज स्टार्टेड विथ इट्स फील्ड वाइंडिंग, अगर शंट मोटर है उसको स्टार्ट किया गया है फील्ड वाइंडिंग के साथ में,
If a shunt motor is started with field winding, then it will rotate at dangerous high speed. अगर शंट मोटर को इसकी फील्ड वाइंडिंग के साथ में रन करा दिया जाए, रोटेट करा दिया जाए या स्टार्ट करा दिया जाए, अगर फील्ड वाइंडिंग उसकी ओपन है शंट मोटर की और उसको स्टार्ट कर दिया जाए शंट मोटर को, तो ये डेंजरस हाई स्पीड पर रन करेगी। नेक्स्ट देखें, एज द लोड ऑन डीसी मोटर इंक्रीज द करंट ड्रॉन बाई मोटर आल्सो इंक्रीज। अगर लोड इंक्रीज करेंगे तो करंट ड्रॉन है मोटर के द्वारा वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, इफ द बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर इज डबल्ड एंड फ्लक्स इज हाफ कीपिंग द अदर पैरामीटर कांस्टेंट, तो स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये बोल रहा है बैक ईएमएफ को डबल कर दिया जाए, ठीक है, और फ्लक्स को हाफ कर दिया जाए, फ्लक्स को हाफ करेगा तो भी ये ऊपर ही आ जाएगा, मतलब 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल स्पीड हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स की क्या रहेगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रहती है और बैक ईएमएफ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी रहती है। तो बैक ईएमएफ को अगर डबल किया है और फ्लक्स को यहाँ पर हाफ किया है तो ओरिजिनल स्पीड से 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि हमें फील्ड एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द बैक ईएमएफ एंड आर्मेचर स्पीड ऑफ डीसी मोटर। मतलब हमें फील्ड एक्साइटेशन को यहाँ पर कांस्टेंट रखना है और द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द बैक ईएमएफ एंड आर्मेचर स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज, तो वो सेम रहेगी एज दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बिटवीन द डेवलप्ड टॉर्क एंड आर्मेचर करंट। जैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहती है डेवलप्ड टॉर्क और आर्मेचर करंट में, वैसे ही फील्ड एक्साइटेशन को कांस्टेंट रख करके हम कह सकते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द बैक ईएमएफ एंड आर्मेचर स्पीड इन डीसी मोटर सेम रहेगी। डीसी शंट मोटर है, डीसी शंट मोटर को हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट फ्लक्स मोटर, क्योंकि इसके अंदर फ्लक्स जो है कांस्टेंट रहता है। अगर हम कहते हैं कि दी फ्लक्स इज इंक्रीज बाई 50% एंड स्पीड इज रिड्यूस बाई 50% ऑफ डीसी मोटर, बाकी पैरामीटर कांस्टेंट रखना है, तो बैक ईएमएफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फ्लक्स को 50% मतलब जैसे हमने पहले स्पीड निकाली थी 2f और 5/2 करके, अब ये बोल रहा है कि फ्लक्स है वो 50% इंक्रीज हो गया है, आधा नहीं हो गया, इंक्रीज हो गया है, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और स्पीड है वो हाफ रिड्यूज हो गई है, मतलब 1/2 हो गई है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा 0.75% ऑफ द ओरिजिनल ईएमएफ हो जाएगा। तो जितने भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं वो हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे सॉल्व करेंगे। इफ द EV इज द बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर एंड V इज द टर्मिनल वोल्टेज, तो कंडीशन क्या है, मैक्सिमम पावर की वो होगी, EV की जो वैल्यू है वो टर्मिनल वोल्टेज का आधा होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है मैक्सिमम पावर के लिए। EV हमारा बैक ईएमएफ है डीसी मोटर का और V हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि 4 पोल लेफ्ट बाउंड डीसी मोटर ड्रॉइंग ए आर्मेचर करंट ऑफ 20 एम्पियर हैज 360 कंडक्टर। इफ द फ्लक्स पर पोल इज 0.015 वेबर देन द ग्रॉस टॉर्क डेवलप्ड बाय द आर्मेचर ऑफ मोटर। तो ग्रॉस टॉर्क की वैल्यू क्या रहेगी, 17.7 न्यूटन पर मीटर रहेगी यहाँ पर। अब जैसे हम देखें, इफ द नो लोड स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज 1350 आरपीएम, फुल लोड स्पीड 1150 आरपीएम है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या रहेगा यहाँ पर। तो वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 17.39%। सॉल्व करेंगे हम बाद में कैसे आया वोल्टेज रेगुलेशन इस तरीके से।
नेक्स्ट देखें डीसी मशीन के अंदर नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर इन द डीसी मशीन इंटरपोल हैव टेम्पर सेव। तो इंटरपोल के अंदर टेम्पर सेव रहती है, इसकी वजह से क्या होगा, कॉम्यूटेशन का जो एक्सीलरेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन एक्सीलरेशन ऑफ कॉम्यूटेशन in DC machine. Interpol have tapering shape which result in increase in acceleration of commutation। और ये तो हमने देख लिया था, ये क्वेश्चन देख लिया था। ये देखते हैं 22 नंबर, द जनरेटिंग एक्शन एंड मोटरिंग एक्शन एंड डीसी मोटर इज डिटरमाइंड बाई। तो जनरेटिंग एक्शन है डीसी मोटर का, वो राइट हैंड रूल से राइट चीज जनरेट करेगी, और मोटरिंग एक्शन मूवमेंट अब लेफ्ट हाथ से स्टार्ट कर सकते हैं मूवमेंट, राइट काम जनरेट करने का, ठीक है, और मोटर लेगी, मतलब लेफ्ट हाथ, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल हो गया। नेक्स्ट देखें, इन प्रैक्टिकल मोटर
टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अगर प्रैक्टिकल मोटर में हम रोटेशन की डायरेक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं तो या तो हमें मेन फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द फील्ड वाइंडिंग है वो हमें रिवर्स करना होगा, या फिर हमें करंट पासिंग थ्रू द आर्मेचर है वो हमें रिवर्स करनी होगी, तभी हम डायरेक्शन को रिवर्स कर पाएंगे। नेक्स्ट देखें, एक 220 वोल्ट, यहाँ पर हम देखें एक 220 वोल्ट डीसी मोटर है, ड्रॉ ए आर्मेचर करंट ऑफ 20 एम्पियर, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.6 ओम है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मोटर के अंदर क्या होगी? तो देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी 220, ठीक है, माइनस 20 इंटू 0.6, तो 20 इंटू 0.6 क्या हो जाएगा? 12 120, मतलब 1 कितना हो जाएगा? 12 120, मतलब 12 माइनस कर देंगे 220 में से, 208 हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये डिस्चार्ज हो गया है। तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरीके की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।